नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली आंसर राइटिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के दो बेहतरीन सवालों को। इन दो सवालों के जरिए अपने दो टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है जेंडर बजटिंग का, दूसरा टॉपिक हमारा है पीएन नोट्स का, पार्टिसिपेटरी नोट्स का। ठीक है ना। तो करते क्या हैं, पहले हम आंसर का जो कंटेंट है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके आंसर को रिव्यू करेंगे। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं आपके आंसर को रिव्यू करने का। एक तो ये कि आपके आंसर में से जो बेस्ट मुझे लगा वो चुन करके पीपीटी में डालो और उसको रिव्यू करो। इसमें नुकसान क्या होता है कि केवल एक ही बच्चे का आंसर मैं रिव्यू कर पाता हूँ, मगर मेरी कोशिश रहती है कि आप में से कई सारे बच्चों का जो आंसर है वो मैं देखूँ, उनमें गलतियाँ सुधारूँ और उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करूँ। ठीक है ना। तो वही तरीका हम लोग अभी अपनाएंगे। तो पहला हमारा सवाल था, व्हाट इज जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया। पहले आप जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को डिफाइन कर देंगे, ये होता क्या है। स्ट्रक्चर का पहला पार्ट क्या हो गया, इंट्रो में आपने इसको डिफाइन कर दिया। बॉडी में आप बताएंगे कि ये भारत जैसे देश के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर जो कारण है ना, आप ये देंगे कि महिलाओं का किस तरह से हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, पॉलिटिकल फील्ड में, सोशल, इकोनॉमिक, हर तरह से, कल्चरल। तो सभी तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बताने के बाद कहेंगे कि वुमेन का एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन को उनका जो वाजिब हक है, उनका जो डेवलपमेंट है वो करने के लिए हमको जेंडर बजटिंग की ज़रूरत है। फिर क्या करेंगे वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन हम देंगे वे फॉरवर्ड, जहाँ बताएंगे कि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है। चलो, तो पहला बात क्या है, हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो आप जो यहाँ पर कंटेंट देखते हैं ना, ये मॉडल आंसर ही है। ठीक है। मैं वर्ड पढ़ता नहीं हूँ कि आपका आंसर इसको पढ़ दूँ। मेरा पर्पस ये होता है कि वो समझाना कि क्या आपको लिखना है। आपके पास कंटेंट रहेगा, अपनी भाषा में आप आंसर लिख लेंगे। तो पहला क्या है, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग। यहाँ पर कोई भी पॉलिसी बनाते टाइम, कोई भी पॉलिसी, स्कीम, प्रोग्राम बनाते टाइम जेंडर को, महिलाओं को हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि मान लो कि हमने मनरेगा स्कीम लॉन्च करी, चलाया उसको, तो मनरेगा स्कीम का फ़ायदा क्या महिलाओं को मिलेगा, ये बात हमारे दिमाग में पहले आनी चाहिए। जी हाँ, जो अनस्किल्ड लेबरर हैं उनमें महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरी बात, मान लो कि हमने एक स्कीम लॉन्च करी है एलपीजी के लिए, तो कनेक्शन किसके नाम पे होगा, कनेक्शन घर की सबसे बुजुर्ग महिला के नाम पे होगा। तो ये पॉलिसी जो हमने बनाई ना, उजाला स्कीम, पहल स्कीम, ये सब चीज़ें, तो इसमें करते क्या है कि महिलाओं को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। वैसे ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वहाँ पर जो ST/SC ग्रुप है, वुमेन है, उनको लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, उनको जो क्रेडिट है वो दिया जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जेंडर बजटिंग के। ठीक है ना। ये भारत ने अडॉप्ट किया था 2005 में। यहाँ पर लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन राइट को प्रमोट करना हमारा मेन पर्पस है। और SDG का जो एजेंडा है जेंडर इक्वालिटी का, इसको प्राप्त करना, इसको फुलफिल करना हमारा पर्पस है। तो आप करेंगे क्या, इंट्रो में आप केवल दो बातें लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन, दूसरा भारत ने कब अडॉप्ट किया है वो। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन पर्पस है आगे जो बॉडी में है ना, कि आखिर क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों ज़रूरत है भारत को इस बजटिंग की। तो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर पहले देखते हैं। पूरी जनसंख्या का जो आधा है, जो महिलाएं हैं, वो हर फील्ड में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, सारे फील्ड में पुरुषों से पीछे आती हैं। ठीक है ना। उनका रिप्रेजेंटेशन इन सारे फील्ड में पुरुषों से कम है। वो हर फील्ड में डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं। फीमेल फेटिसाइड, जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल प्रोटेक्शन एट वर्क प्लेस। तो ये जो समस्याएं हैं ना, इनको दूर करने के लिए हमको जेंडर बजटिंग की ज़रूरत है। मतलब कि सोशल फील्ड में सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल फील्ड में कल्चरल डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमको जेंडर बजटिंग की ज़रूरत है। उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत है। अब आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर। आपको यहाँ पर एक डाटा देना था कि जो 17th लोकसभा है ना, इसमें कितने % MP महिलाएं हैं। आप एक डाटा दे करके आगे बढ़ जाइएगा और बताइएगा कि हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का बहुत कम है। ठीक है। वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं और इसका मेन कारण है स्क्यूड पॉलिसी फॉर्मेशन, और इसका कंसिक्वेंस भी है स्क्यूड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। मतलब कि अगर पार्लियामेंट में महिलाएं रहेंगी ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आखिर महिलाओं की ज़रूरत क्या है। पुरुषों से उम्मीद मत करो, उनको नहीं पता होता। तो क्या है ना कि जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका प्रायोरिटी है, जैसे कि अगर आप किसी महिला को MP बनाओगे तो उनका पहला प्रायोरिटी होता है स्वास्थ्य, सफाई।
अगर पुरुषों को बनाओगे तो उनका अलग प्रायोरिटी होता है कि एमपी बनने के बाद क्या करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का अलग अलग प्रायोरिटी है। इकोनॉमिक फैक्टर, हमारे लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसके कारणों को समझना है, इसको दूर करना है ताकि जो लेबर फोर्स में वुमेन है उनकी संख्या बढ़े। हमें ऐसे पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनके लिए हमको जेंडर बजटिंग की ज़रूरत है। अब आते हैं कंक्लूजन पर। अच्छा देखो ध्यान से, केवल 3 ही डायमेंशन नहीं कवर करना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यही केवल कवर नहीं करना है। आपके मन में जो भी पॉइंट होंगे आपको सब लिखना है, ठीक है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, पॉलिटिकल फैक्टर में भी आपको 3-4 बातें आएंगी, केवल यही नहीं आएगा। तो ये केवल एक फ्रेमवर्क है कि आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर इससे कहीं बेहतर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, फिर अंत में आप कंक्लूड कर देंगे आंसर ये बोल करके कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमारे यहाँ जेंडर बजटिंग जरूरी है। हो गया कंक्लूजन, एक मतलब एक लाइन का, ठीक है ना। और इसके लिए करना चाहिए, इसके लिए हमको इसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, हर पॉलिसी में जेंडर बजटिंग को हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, एग्जाम्पल दे दो कि इस स्कीम में हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आपका आंसर, आपने किस तरह का जो जवाब है वो लिखा है, ठीक है। पी नोट्स। चलो पहला आंसर देखते हैं नामी का। जेंडर बस्टिंग मीन्स प्रिपेयरिंग अ बजट फ्रॉम, केवल बजट नहीं, जेंडर बस्टिंग का मतलब केवल बजट में ही नहीं होता, ओवरऑल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में होता है, ठीक है ना। फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव इट एम्स एट डीलिंग विथ बजटरी जेंडर इनक्वालिटी इशू इंक्लूडिंग जेंडर हायरार्कीज एंड डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? Powerful tool for achieving gender mainstreaming so as to ensure that benefits of development reach women as much as men. Monitor expenditure and public service delivery from a gender perspective, ठीक है। It can contribute to achieve the objectives of gender equality, human development and economic efficiency. It will help to the gender neutral ministries to design a new program for women, ठीक है। It will help to achieve the target of इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। आप में मुझे एक समस्या दिख रही है कि आपने यहाँ पर 5 पॉइंट तो लिखा है, मगर इतने ही शब्दों का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा पॉइंट लिख सकती थी, ठीक है ना। जैसे कि आप इसको पढ़ करके सोचिए कि मैं इसमें कौन कौन से वर्ड कट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जो होता है ना कि सही वर्ड का इस्तेमाल करना है सही जगह पर, ठीक है ना, उस तरह से। चलो, जेंडर बजट स्टेटमेंट was first introduced in the Indian budget। इंडियन बजट मतलब क्या, यूनियन बजट कहना चाहिए ना, इन 2005-06। फिर आपने इसको जो 4 फेज से बता दिया है, फिर दे दिया वे फॉरवर्ड। देयर इज नीड टू बी, अच्छा थोड़ा सा इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते, सोशल रीज़न क्या है, पॉलिटिकल रीज़न क्या है, कल्चरल रीज़न क्या है, इकोनॉमिक रीज़न क्या है, ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है ना, ज़्यादा जरूरी था वो डायमेंशन। There is a need to be shifted from reporting of gender allocation to purposive planning, improve accountability, increase allocations for women focused program. Fund need to be targeted towards priority sector, ठीक है। अगला आंसर देखते हैं, ये आंसर है रिंकी का। Gender responsive budgeting acknowledges the gender pattern in society and allocates money to make policies and program gender equitable, ठीक है। इंट्रोडक्शन तुम्हारा बढ़िया है। ओनर सेक्शन टू जेंडर इक्वालिटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर बजटिंग, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड गैप अमंग वुमेन एंड मेन, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन। देखो मैंने लास्ट आंसर में क्या बोला अभी कि कम शब्द का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर कम शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। जैसे देखो, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड गैप, इसको अगर आप लंबे से लिखते ना कि जेंडर बजटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस गैप ऐसे करके, तो आप जो पहला का 2-3 वर्ड है ना इसको आपने काट दिया, सीधे क्या बोला, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड गैप, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं कम शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ और मेरा कहने का तात्पर्य वही रह रहा है, पॉइंट में वही लिख रहा हूँ, तो इस तरह से आंसर लिखो, ठीक है। वुमेन कंट्रीब्यूट ओनली 18% ऑफ टोटल जीडीपी, जीआरबी विल हेल्प इन प्रमोटिंग वुमेन एम्प्लॉयमेंट एनहेंसिंग इकोनॉमी, बढ़िया आंसर है, ठीक है। इंप्रूव सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ वुमेन, लीड वुमेन एम्पावरमेंट, तो 3 मार दो ना यहाँ पर, लीड करने का ऐसे एरो मार करके लिख दो, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। इंक्रीजेज एजुकेशन स्पेशली फीमेल बिलोंगिंग टू रूरल एरिया, एग्जाम्पल बेटे बच्चा बेटे पढ़ाओ स्कीम। इट इंश्योर वुमेन्स हेल्थ थ्रू पॉलिसीज, जननी सुरक्षा योजना, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। छठा, अच्छा जब ऐसा क्वेश्चन आए ना 10 नंबर का सवाल, तो इसमें करना क्या, कम से कम 7 से 8 पॉइंट लिखना
एक एक डायमेंशन में, तो मेरे लिए नंबर काटना मुश्किल हो जाएगा फिर, ठीक है ना। इस तरह से डिक्रीज इन क्राइम, जैसे कि ये सवाल 10 नंबर का था, सवाल का 10 नंबर है ना, तो इसका जो मेन बॉडी है वो पूछ रहा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ना, इसमें तुम 8-9 पॉइंट डाल दो इसमें, ठीक है। तो उस तरह से अच्छा 8-9 पॉइंट कैसे होगा, पॉलिटिकल में 3 पॉइंट, इकोनॉमिक में 3 पॉइंट, सोशल में 3 पॉइंट हो जाएगा। वे फॉरवर्ड, बॉटम टू टॉप अप्रोच शुड बी इम्प्लीमेंटेड एनजीओज एसएचजी के जरिए। सेंटर शुड इनकरेज स्टेट टू इंक्लूड जेंडर बस्टिंग इन रिस्पेक्टिव फील्ड। मोर बजट शुड बी एलोकेटेड एज कोविड-19 ब्रॉडन द गैप, क्या स्पेलिंग ठीक करो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड टाइम एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। थोड़ा सा पढ़ लिया करो सबमिट करने से पहले एक बार, ठीक है ना। आंसर तुम्हारा ठीक है, मगर थोड़ा सा इशू है तुम्हारे इंग्लिश में, उसको ठीक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखते लिखते हो जाएगा चीज़ें। चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल है पार्टिसिपेटरी नोट पर। अब करें क्या, पहले इसको डिफाइन कर दीजिए, जो नोट है ना पहले इंट्रो में डिफाइन कर दो, उसके बाद बताओ कि ये कैसे इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। सेबी का जो गाइडलाइन है ना उसको बस आपको लिख देना है। सवाल छोटा सा है, 10 मार्क्स का, 150 वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए। आपने पहले डिफाइन कर दिया। पी नोट क्या है, पी नोट एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जो फॉरेन कंट्री में इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि इंडिया में एक कंपनी काम करती है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है। इंडिया में उसने किया क्या कि उसने एक डब्बा लिया, उसमें उसने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, टाटा मोटर के शेयर उसने खरीद लिए, इन्फोसिस का शेयर ले लिया और टीसीएस का शेयर ले लिया, ठीक है ना। और वो अमेरिका में गया, अमेरिका में उसने टॉम क्रूज से बोला क्या आप इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टॉम क्रूज ने बोला हाँ हम करना चाहते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने ये जो स्टॉक्स हैं ना इनको डायरेक्टली नहीं दिया टॉम क्रूज को, उसने ये बोला कि आप मुझे $10,000 दे दो, ठीक है ना, इतने रुपए में आपका जो भी स्टॉक आएगा जो खरीदना चाहते हो मैं आपके बदले खरीद दूंगा। मतलब कि जो स्टॉक होगा ना वो मॉर्गन स्टैनली के नाम पर होगा मगर पैसा टॉम क्रूज का लगा हुआ होगा। समझ के बात। तो यहां पर एक सेबी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा मॉर्गन स्टैनली और भी कई सारे हैं उनके द्वारा फॉरेन कंट्री में अमेरिका में ये पी नोट इशू किए जाएंगे उन लोगों को जो भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, जैसे कि टॉम क्रूज। क्लियर है। तो ये इंडियन सिक्योरिटी के अगेंस्ट इशू किया जाता है। मतलब कि मॉर्गन स्टैनली भारत में स्टॉक्स खरीदेगा, यहाँ का जो बॉन्ड है डेरिवेटिव्स हैं उनको खरीदेगा, ठीक है ना। ये जो स्टॉक्स हैं वो मॉर्गन स्टैनली के नाम पर होगा, FII के नाम पर होगा, ठीक है ना। टॉम क्रूज केवल पैसा देगा उसको होल्ड करने के लिए कि तुम मेरी जगह पर तुम होल्ड करके रखे रहो। क्यों सर, क्योंकि टॉम क्रूज को यहाँ पर निवेश करने के लिए जीरोधा में अकाउंट खुलाना पड़ेगा, KYC फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी झंझट हो गए, इसके अलावा और कई सारे। आपने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आते हैं कि इसके मतलब रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो अगर आप यहाँ पर एडवांटेज नहीं लिखेंगे ना तभी कोई दिक्कत नहीं है PN का। क्यों सर, क्योंकि एडवांटेज यहाँ पर कोई यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, बस डिफाइन कीजिए एंड हाउ दे आर रेगुलेटेड इन इंडिया, इसको बस आप दे दीजिए। वैसे हम देख लेते हैं क्या एडवांटेज हैं। ये टाइम और कॉस्ट बचाता है उनके लिए जो विदेश में रहते हैं और भारत में निवेश करना चाहते हैं। उनको जा करके सेबी से रजिस्टर नहीं होना पड़ेगा, उनका जो प्राइवेसी है मेंटेन रहेगा। इसमें रिस्क कम है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली उनके जगह पर खरीद रहा है अपने से डेवलपमेंट करके, ठीक है, मतलब ब्रोकर है एक तरह से उसका। यहाँ पर उनको कुछ कंप्लायंस नहीं करना होता, बस पैसा देना है और इन्जॉय करना है, रिटर्न कमाना है। एक तरीका और है, इसके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है। मैंने जाकर के कैश दे दिया मॉर्गन स्टैनली को, बोला कि मेरे लिए स्टॉक खरीद दो। अब बैंक को पैसा मिल रहा है मॉर्गन स्टैनली को, वो क्यों मुझसे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो वो बिना सवाल पूछे मेरे नाम पैसा लगा देता है। अब देखते हैं रेगुलेशन। आपके PN को भारत में सेबी रेगुलेट करता है। सेबी बोलता है कि जो भी FII पार्टिसिपेटरी नोट इशू करेगा वो नो योर क्लाइंट नॉर्म को फॉलो करेगा, मतलब कि KYC नॉर्म को फॉलो करेगा। मतलब कि उस कंपनी के पास जिसने भी पैसा लगाया है सबका जानकारी उसके पास होगा और हम जानकारी मांग सकते हैं, ठीक है। ये जो FII हैं वो अपने कंट्री में रेगुलेटेड होना चाहिए, जैसे कि मॉर्गन स्टैनली भारत में तो काम कर ही रहा है, अमेरिका में इसको रेगुलेशन के अंदर होना चाहिए। ये सेबी के प्रति भी अकाउंटेबल होंगे क्योंकि भारत में स्टॉक खरीद रहा है। दूसरी बात,
FII किसी भी NRI को इशू नहीं करेगा। अगर NRI को इसको अगर बाई करना है ना तो इंडिया में आके बाई करे, यहाँ पर आकर अकाउंट खुलाए और बाई करे, ठीक है। वरना होता क्या है कि NRI हमारे पैसा भेजते थे विदेश में और फिर इसको मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ठीक है। और जो QFI हैं वो भी इसको इशू नहीं कर सकते पार्टिसिपेटरी नोट को। तो ये आपका हो गया रेगुलेशन। फिर क्या करेंगे, अंतिम में आप इसको कंक्लूड कर देंगे। अभी हुआ क्या है कि जो पार्टिसिपेटरी नोट है इसकी जो खरीद बिक्री है वो तो अमेरिका में हो रही है, तो उससे भी कुछ पता चलेगा नहीं कि कौन खरीदा कौन बेचा। तो द ट्रांजैक्शन इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सेबी, क्योंकि ये इंडिया के बाहर हो रहा है। दूसरा, अभी हाल में ही सेबी ने एक सर्कुलर निकाला है, डायरेक्शन जारी किया। उन्होंने ये कहा है कि सारे FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ये लोग पार्टिसिपेटरी नोट को इशू नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये अभी नया जो है डायरेक्शन आया है, तो ये आपको लिख देना है अपने आंसर में। और हम देखते हैं आपका आंसर कि आपने क्या लिखा है, कौन से पॉइंट आपके मिसिंग है, कौन से पॉइंट आपने लिखा है। चलो, आपने पहले डिफाइन कर दिया कि P नोट होता क्या है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय FII टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर, बढ़िया बात है, टू हु विशेस टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद सेबी, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। तुमने डिफाइन कर दिया एक लाइन में कि P नोट होता क्या है, कैसे काम होता है तुमने दिखा दिया डायग्राम के जरिए। P नोट इशू कर दिया, पैसे लगा दिया, FII इन्वेस्ट मनी इन इंडियन शेयर एंड मेक प्रॉफिट, ठीक है, एंड दिस प्रॉफिट इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। अब इसका तुमने बताया रेगुलेशन कि कैसे इसको रेगुलेट किया जाता है। 1 2 3 4 FII cannot issue P note to NRI. SEBI has also mandated that QFI shall not issue P note. ठीक है, SEBI removed these restrictions and gave more attention to effective disorders, ठीक है, disclosures. Investment made through P note are beneficial to Indian economy as they can provide quicker means of raising fund and benefit Indian listed company. मगर इसका समस्या भी तो है कि इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है। ये भी तुमको लिखना चाहिए था। दैट्स इट रिक्वायर्स बेटर डाटा कलेक्शन, बेटर रेगुलेशन, ठीक है। अगला हमारा सवाल है प्रगति शर्मा, देखते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट और P नोट आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एन ओवरसीज इन्वेस्टर हु विशेस टू इन्वेस्ट इन इंडिया विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द सेबी। सेम इंट्रोडक्शन तुमने बताया है कि कैसे कैसे काम होता है। उसके बाद एक पार्टिसिपेटरी नोट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी, अबाउट 40% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आर मेड थ्रू P नोट। कुछ ज़्यादा तुमने बताया है इसमें, ठीक है ना। 45% ऑफ इन्वेस्टमेंट आर मेड थ्रू P नोट। किसका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का, आपको क्लियर करेंगे ना यहाँ पर कि किस में, स्टॉक में, बॉन्ड में, डेप्ट में, किस चीज़ में। दीज आर ट्रांसफरेबल थ्रू इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मेकिंग ट्रेडिंग ईजी इन द कंट्री, ठीक है। चलो, रेगुलेशंस इन इंडिया, डिपॉजिट फंड विद द US और यूरोपियन ऑपरेशन। तुमने प्रोफेसर बना दिया है। फंड ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टर टू FII अकाउंट, FII इशू P नोट टू द क्लाइंट। ये रेगुलेशन थोड़े है, रूल्स क्या है तुम्हें ये लिखना था ना। ये तुम्हारा सेकंड पार्ट ठीक नहीं है, गलत है सेकंड पार्ट। मेन हमें जानना है क्या है कि रूल्स क्या हैं, मतलब क्या क्या रूल्स बनाए हैं सेबी ने P नोट के लिए, ठीक है। एक आंसर इसका मैंने देख लिया प्रगति का, और आंसर ठीक है, आप और आंसर लिखिएगा, हम उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये बातें हो गई, और कल आपको 2 सवाल और मिलेंगे। टारगेट वाले वीडियो में हम आपको 2 सवाल देते हैं जिसका आपको आंसर सबमिट करना होता है डेली। अपना आंसर सबमिट कर दीजिए आप डेली 2 बजे के पहले, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।